कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारी जो लूसेंट सामान्य जीके जीएस की जो चल रही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वह सीरीज हमारी चल रही है। और आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। आज के इस टॉपिक में हम 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक वह है हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ था। ठीक है, तो इस टॉपिक को चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, यानी कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत में कब आई और कब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो जो पुर्तगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वह भारत में आई थी 1498 में। कब आई थी भारत में? 1498 में भारत में आई थी। ठीक है, उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कौन सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी भारत में? 1600 ईस्वी में हुई थी। उच्च जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना हुई थी 1602 में। और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना हुई थी 1664 में। ठीक है, चलिए आपने क्या क्या देखा हमने कि जो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भारत में सबसे पहले आई थी। कब आई थी? 1498 में आई थी। ठीक है, और जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना भारत में हुई थी 1600 ईस्वी में। और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भारत में आई थी 1602 में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 साल बाद ही कौन सी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1664 में आई थी। बात करें कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाना, यानी कौन सी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। ठीक है, जो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय कहाँ था? गोवा था। ठीक है, यानी इसका जो मुख्यालय गोवा में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मुख्यालय वह कहाँ? कलकत्ता में। इसका जो मुख्यालय कोलकाता में प्रधान कार्यालय। और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका जो प्रधान कार्यालय तो वह नेगपट्टनम। और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी जो मुख्यालय तो वह पांडिचेरी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था। यानी ये तो हमारा आधुनिक काल चल रहा है, लेकिन मध्यकाल में कौन कौन सी कंपनियां आई थी? तो मध्यकाल में जो है तो मुख्य रूप से पुर्तगाली आई थी, ब्रिटिश आई थी, डच, डैनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश, यानी मुख्य रूप से ये जो 7 कंपनियां थी यह भारत में आई थी। कब? मध्यकालीन भारत में आई थी। ठीक है, बात करें आगे कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। देखिए, वह पुर्तगाली व्यक्ति कौन था जिसने सबसे पहले गोवा पर अधिकार कर लिया था? वह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था वह पुर्तगाल पर क्या कर लिया था? गोवा पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब 1600 में हुई तो उस समय सबसे पहला गवर्नर कौन जन बना था? तो वारेन हेस्टिंग्स। जो वारेन हेस्टिंग्स था वह गवर्नर जनरल बना था ईस्ट इंडिया कंपनी का। निम्नलिखित में से किस यूरोपी ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली जो है तो सबसे पहले हमारे भारत देश में व्यापार करने आए थे। कब आए थे? 1498 में। ठीक है, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो यह उतरा था कालीकट। जो 1498 में जो वास्को डी गामा आया था, तो वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ उतरा था? तो भारत में जो है तो कालीकट, कालीकट में जो है तो वास्को डी गामा उतरा था। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वह पुर्तगाल का रहने वाला था और उसी ने ही भारत की खोज की थी। वह अंग्रेज कौन था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो वह सर टॉमस रो। जो सर टॉमस रो था वह एक अंग्रेज था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। ठीक है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो जो अल्बुकर्क था वह 1510 में बीजापुर के सुल्तान, पहले जो 1510 में जो बीजापुर के सुल्तान थे उसका अधिकार कहाँ पे था? गोवा में था, लेकिन उनसे जो है तो फिर अल्बुकर्क ने जी जो है तो उससे छीन लिया था। ठीक है, गोवा को।
भारत के जो समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। किसने की थी? पुर्तगालियों ने। अंग्रेजों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किस राजा से मांगी थी? तो जहांगीर से जो है तो अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी कंपनी जो है तो स्थापित करने के लिए अनुमति मांगी थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। ठीक है। तीसरा कर्नाटक युद्ध यानी एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो यह पेरिस की संधि से। जो पेरिस की संधि से जो है तो जो तीसरा कर्नाटक युद्ध जिसे हम एंग्लो फ्रेंच संघर्ष भी कहते हैं, यह किसकी संधि से? यह पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना चाह रहे थे। कौन? पुर्तगाली। इसलिए वह भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो कालीकट के जो कोझिकोड के राजा कौन थे? जमोरिन थे। जमोरिन ने जो है तो 1498 में वास्को डी गामा का क्या किया था? स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कहाँ फैक्ट्री लगाई थी? तो कालीकट में लगाई थी जब वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है। 1717 में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो जो फर्रुख खसियार थे। जो फर्रुख सियार ने जो है तो 1717 में जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में विशेषाधिकार व्यापार करने का फरमान जारी किया था। ठीक है। ब्रिटिश के साथ जो बेसिन की संधि थी वह निम्नलिखित में से किन पेशवाओं ने की थी? तो जो है तो बाजीराव पेशवा द्वितीय ने, है ना, जो बाजीराव द्वितीय ने जो है तो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वह जो हेस्टिंग्स था। हेस्टिंग्स जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में जो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी मनत कौन? हेस्टिंग। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो जो फ्रांसिस्को डी अल्पमीडा था। जो फ्रांसिस्को डी अल्पमीडा उसने जो है तो नीले पानी की नीति अपनाई थी। वह कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो यूसुफ आदिल शाह से। जो अल्बुकर्क यह कहाँ का था? यह जो है तो पुर्तगाल का था। ठीक है। इसने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीन लिया था? तो यूसुफ आदिल शाह से जो है तो गोवा को छीन लिया था। पुर्तगाली उपनिवेश का जो पहला गवर्नर भारत में कौन हुआ था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था वह जो है तो भारत का पहला पुर्तगाली उपनिवेश गवर्नर हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था? तो जो थॉमस बेस्ट था। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को जो है तो सॉली स्थान पर हराया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से पहला कर्नाटक युद्ध कौन सा तात्कालिक कारण था? देखिए, निम्नलिखित में से जो कर्नाटक का युद्ध था उसका मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। जो अंग्रेज थे क्या किए थे? उन्होंने फ्रांस के जो जहाज़ थे फ्रेंचों का उन्होंने क्या कर लिया? उसका अधिग्रहण कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ठीक है। फिर किसने जहांगीर को खान की उपाधि दी? तो जो हाकिम था, हाकिम जो है तो खान को किसकी उपाधि दी? तो जो है तो खान की उपाधि दी थी। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता। तो जो बिहार जो था, बिहार एक ऐसा राज्य था जहाँ पे जो है तो यूरोप वासियों को सबसे सर्वोत्तम यानी प्रचुर मात्रा में सोरा और अफीम प्राप्त होता था। कहाँ से? बिहार से। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो सूरत में लगाई थी। ठीक है। और किसने अनुमति दी थी? तो वह जो है तो इपिसियार ने दी थी। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान
की थी वह था शाह आलम द्वितीय। जो शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय ने जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। ठीक है, बात करें बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से वह कौन सी फैक्ट्री थी जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। वह थी जो तो हुगली में एक कंपनी स्थापित की गई थी। वह कहाँ, हुगली नदी के पास। तो वह किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन जो अंग्रेजों का मुख्यालय तो वह भी कहाँ था, कोलकाता में था। एक द्वीप पर निर्मित जो भारत का सबसे बड़ा नगर था वह कौन सा था, वह मुंबई। मुंबई जो है जो एक द्वीप पर स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा नगर है। भारत में जो तंबाकू का उत्पादन का प्रचलन किसे जाता है, तो पुर्तगालियों में। भारत में जो तंबाकू का उत्पादन किया था, किसने किया था, सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया था। यहाँ पे हमें मिलाना सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे जो एस्टादो द इंडिया ये किताब है, ये यह किताब की रचना की है पुर्तगालियों के सामूहिक संप्रदाय का क्या नाम था। जो पुर्तगालियों का जो सामूहिक सामुद्रिक, देखिए पुर्तगालियों का जो सामुद्रिक साम्राज्य था उसका नाम था एस्टादो द इंडिया। कॉटेज जो है, कॉटेज को पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला जो पारपत्र या आज्ञा पत्र, उसको क्या कहते हैं, कॉटेज कहते हैं। यानी बिना उस पत्र के वह इधर से उधर या उधर से इधर नहीं आ जा सकते थे। ठीक है, जो इनिक्विशियन क्या है, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित जो धार्मिक न्यायीकरण है, इसको जो है तो इक्विशियन कहा जाता है। ठीक है, बात करें पोर्टो ग्रांडे यानी महान बंदरगाह, तो पुर्तगालियों द्वारा जो चिटगांव को दी जाने वाली संज्ञा, पुर्तगालियों ने जो है तो चिटगांव को क्या कहा है, महान बंदरगाह भी कहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा था। देखिए 18वीं सदी में जो भारत में जो लड़े गए युद्ध थे उनमें जो तो अंबार युद्ध के बाद प्लासी का युद्ध, फिर बांडीवास का युद्ध और जो बक्सर के युद्ध, ये जो है तो युद्ध लगातार कालक्रम यानी एक क्रम में हुए थे। ठीक है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में के मसूलीपट्टनम में लगाया, ये तो गलत है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी असत्य है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, ये भी असत्य है। लेकिन पुर्तगालियों ने 1498 में आए और 1499 उन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया, ये सही है। वो एक साल आए और एक साल बाद ही जो है तो भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, बात करें भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना किन स्थानों पर लगाया था, तो सूरत में लगाया था। किसने, फ्रांसीसियों ने भारत में जो है तो सूरत पर अपना पहला कारखाना लगाया था। ठीक है, भारत में जो पहली मुद्रण मशीन थी यानी प्रिंटिंग मशीन की स्थापना किसने की थी, तो वह पुर्तगालियों ने की थी। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने कैसे होते, तो भंडार गृह और उत्पादन केंद्र दोनों होते। जो विदेशी जो कंपनियां थी है ना, वह कैसी थी, तो वह उत्पादन भी करती थी और वहीं पे जो है तो वस्तुओं का भंडारण भी करती थी, यानी वह दोनों कार्य करती थी। ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में स्थापित किया था, तो 1961 में। देखिए 1961 में क्या हुआ, जो पुर्तगाली उपनिवेशवादी जो क्षेत्र थे गोवा, दमन, दीव, यहाँ पे जो है तो पुर्तगालियों का ही क्या शासन था। ठीक है, तो उस दमन यानी वहाँ पे जब जन आंदोलन हुआ तो वहाँ पे जनमत संग्रह के आधार पर इनको भारत में कब मिला गया था, तो भारत के आज़ादी के बाद सन 1961 में जो है तो इसे भारत में मिलाया गया है। ठीक है, पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था, तो स्थापित किया था पेंड्रो अल्बरोज कैब्रल ने। ठीक है, 1500 में जो पुर्तगालियों की जो कंपनी थी कालीकट, ठीक है सॉरी कालीकट में जो है तो 1500 ईस्वी में जो है तो पेंड्रो अल्बरोज कैब्रल ने स्थापित किया था। ठीक है, भारत से भारतीय वस्त्रों
को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो फ्रांसीसियों ने। फ्रांसीसी थे वह भारत से वस्तुओं का क्या करते थे? निर्यात करते थे। ठीक है, यहीं पे वस्तु बनाते थे और यहीं से जो है तो उनका निर्यात करते थे। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहा? जो अंग्रेज थे, अंग्रेज जो है तो डच यानी जो पुर्तगाली थे उनको जो है तो भारतीय व्यापार से क्या कर दिया था? अलग कर दिया था। ठीक है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी? जो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में, उस बेदरा के युद्ध यानी 1759 में जो बेदरा का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो है तो अंग्रेज डचों यानी पुर्तगालियों को हरा दिए थे, जिसके कारण जो है तो वो भारत में व्यापार करना बंद कर दिए थे। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ लगाई थी? तो वह मसूलीपट्टनम में लगाई थी। कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टनम में। और 1500 में उन्होंने कालीकट में लगाई थी। ठीक है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? वह राल्फ फिच था। जो राल्फ फिच था वह सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस लिए किया गया था? तो मर्चेंट एडवेंचर साहसिक व्यापारियों की नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। बात करें 31 दिसंबर सन 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो वह दिया था रानी एलिजाबेथ ने। रानी एलिजाबेथ ने ही एकमात्र अधिकार दिया था कि अंग्रेज जो है तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर था वह टॉमस स्माइथ था। ठीक है, जो टॉमस स्माइथ वह जो है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो वह हेक्टर जो जल जहाज था, उस हेक्टर जहाज से जो है तो हॉकिंस कहाँ पहुंचा था? भारत पहुंचा था। ठीक है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? जो जहांगीर थे। जहांगीर ने जो तो यह फरमान जारी किया कि जो अंग्रेज थे वह सूरत में एक कोठी खोल सकते, एक फैक्ट्री खोल सकता है। ठीक है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अंग्रेज पहुंचा था? तो वह था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो है तो अंग्रेज सम्राट जो है तो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन यानी ब्रोंगांजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया? तो बम्बई। बम्बई जो है देखिए 1661 में जो पुर्तगाल का राजा कौन था? राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी कहाँ के राजा से की? चार्ल्स द्वितीय से की थी। इस उपलक्ष्य में उसने दहेज में किसे दिया? तो बम्बई को जो है तो चार्ल्स द्वितीय को दिया था कि आप जो है तो दहेज में मुंबई को ले लीजिए। ठीक है, फिर इंटरलोपर्स कौन थे? तो ये अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में जो समुद्रिक लुटेरे थे। ये क्या करते थे? समुद्रिक लुटेरे समुद्रों से जहाज को क्या कर लेते थे? लूट लेते थे। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता था? इंटरलोपर्स कहा जाता है। ठीक है, 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो वह था अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1632 में गोलकुंडा के में जो है तो अंग्रेजों के जो है तो बंदरगाह में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी अब्दुल्ला शाह ने। ठीक है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे था वह कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? तो चंद्रगिरी के राजा से जो है तो 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने
क्या किया, मद्रास को जो है तो पट्टे पर लीज पर लिया और वहाँ पे एक किलाबंद कोठी बनवाई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शाहजहाँ के यहाँ अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने यानी डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर और पीपली में फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी 1633 में। 1633 में जो है तो हरिहरपुर, बालासोर और पीपली में फैक्ट्री स्थापित की गई, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, शाहजहाँ के पुत्र और बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा ने ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ था, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक दर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला था। ठीक है, देखिए यह कब हुआ था, 1651। 1651 में जो है तो शाहजहाँ का एक पुत्र था, कौन, सूबेदार शाह शुजा था। ठीक है, उसने ब्रिटिश कंपनी को क्या एक फरमान यानी आदेश पत्र जारी किया और उसमें क्या था कि जो है तो कंपनी 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार यानी केवल उसी को व्यापार करने का विशेष अधिकार मिला था, केवल 3000 रुपये वार्षिक कर के आधार पर। ठीक है, कब दिया था यह, 1651 में। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% बढ़ाकर 3.5% किए थे, तो औरंगजेब। औरंगजेब जो है तो वह जो है तो चुंगी में जो है तो कर की राशि को बढ़ाकर 2% से 3.5% कर दिया गया था। ठीक है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल कर बाहर किया था, तो अंग्रेज औरंगजेब के आदेश पर जो है तो 1680 में अंग्रेजों पर चुंगी की दर 1686 में जो है तो हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया गया था, किसने, औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए का मुआवजा के तौर पर वसूला था, तो औरंगजेब। औरंगजेब जो है तो अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूल किए थे। अंग्रेजों ने सुल्तानाती का कलकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गोवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का जो पहला सूबेदार था वह था अजीम उस शान। जो अजीम उस शान था उसने अंग्रेजों को सुल्तानाती, कलकत्ता, गोविंदपुर नामक जो 3 स्थान थे, कहाँ थे, यह गुजरात में थे, उन जमींदारों को खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का पहला सूबेदार था। बात करें जो है तो अंग्रेजों ने सुल्तानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी, तो 1200 रुपये में खरीदी थी। कितने में, 1200 रुपये में खरीदी थी। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का क्या हुआ, उद्भव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था, तो यह सुल्तानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर, इन तीनों स्थानों को मिलाकर जो क्या बना गया था, फिर कोलकाता बनाया गया था। ठीक है, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखशियार द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम पर जारी फरमान के संबंध में क्या सही है, तो यहाँ पे जो है तो देखें इसमें मुख्य रूप से क्या सही था, इसमें जो है तो इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये, ये सही है। इसके द्वारा कलकत्ता के आपस में गांव मिला खरीदने का अनुमति, ये भी सही है। ठीक है, इसके द्वारा बंगाल में इसके शाही मुद्राएं में सिक्का ढालने की अनुमति मिली, तो इस एक तरफ से कहा जाए तो यह जो है तो उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, सभी सही है। बात करें आगे, किसके द्वारा यह फरमान जारी किया गया था कि अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया था, तो जो फर्रुखशियार था जारी द्वारा एक फरमान जारी किया गया था जिसमें जो है तो अंग्रेज आर्म ने बंगाल के में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया था। ठीक है, बात करें निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत में नहीं आया था, तो विलियम हॉकिंस आया था, सर थॉमस आया था, पादरी एडवर्ड टेरी, लेकिन जो राल्फ फिच था वह जो है तो जहांगीर के शासनकाल में नहीं आया था। ठीक है, यहाँ पे हमें सुमोलित करना है।
सूची 1 को सूची 2 से, यानी अंग्रेज यात्री और मुगल बादशाह। तो यहाँ पे जो जॉन मिलन हॉल था यह अकबर के शासनकाल में भारत आया था। विलियम हॉकिंस यह जहांगीर के शासनकाल में आया था। और जॉन सरमैन यह फर्रुखसियार के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें हम कि बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा, यह एक कुत्सित व नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है, यह कहा था शाइस्ता खान ने। शाइस्ता खान ने कहा कि यह जो है तो कौन, कुत्सित, नीच और झगड़ालू लोगों की बेईमान कंपनियां हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पे जोड़ी तो जो है तो पोर्ट विलियम जो है तो यह कहाँ है, यह कलकत्ता में। फोर्ट जो गोल्डिया है, गोल्डिया यह कहाँ था, पुलिकट में। जो बंदरगाह गुस्ताबुस था ये जो गुस्ताबुस कहाँ है, चिंसूरा में। और जो लुई है यह पांडिचेरी में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह से के अधीनस्थ जो वल्लीकोडुपुरम में मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया था। मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया था, तो पांडिचेरी के रूप में। जो वर्तमान में जो पांडिचेरी है उसका विकास किया था, किसने किया था, तो मार्टिन ने किया था। ठीक है, फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर बस्ती किसने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर जो बस्ती वह किसने भेंट की, तो जो शाइस्ता खान था। जो शाइस्ता खान ने जो है तो फ्रांसीसियों के जो फ्रेंच थे उन्हें चंद्रनगर जो है तो चंद्र नगर बस्ती भेंट की थी। ठीक है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की, तो जो डुप्ले था, जो था उसे जो है तो मुगलों ने कौन सी उपाधि जो है तो नवाब की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, डुप्ले का संबंध में क्या सही है, देखिए डुप्ले जो है तो वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार यानी भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। उसने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, यानी उपर्युक्त सभी। जो कौन था, डुप्ले। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पहले डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, तो चंद्रनगर का। ठीक है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था, तो जो गोडेहू था। गोडेहू जो है तो पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, फ्रांसीसियों के पतन का मुख्य कारण क्या था, देखिए फ्रांसीसियों के पतन का मुख्य कारण था अंग्रेजों की नौसैनिक विशेषता और भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, यानी उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध हुआ था जिसने फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी, जो वांडीवास का युद्ध था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था जिसके कारण फ्रांसीसी हार गए। ठीक है, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था, तो इसमें जो है तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध यानी जो 1749 से 54 के बीच हुआ था वह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध नहीं था। ठीक है, पहली कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति वह किस संधि से हुई थी, वह आंग्ल सापेल की संधि, जो एला सापेल की संधि थी, जिसके कारण जो है तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि हुई थी। ठीक है, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध। देखिए दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था समाप्त हुआ था वह गोडेहू या कौन सी संधि से, पांडिचेरी की संधि से। और जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ एला सापेल की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, वांडीवास का युद्ध जो है तो 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो सर आयरकूट था, उसने अंग्रेजों का क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था, तो पेरिस की संधि। देखिए कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है तो पेरिस की संधि के, कर्नाटक का दूसरा युद्ध पांडिचेरी या गोडेहू संधि से,
और जो पहला युद्ध था, पहला युद्ध वह समाप्त हुआ था किससे, जो है तो वह एला सापेल की संधि से। कौन सी संधि से, एला सापेल की संधि से पहला, गोडेहू या पौंडीचेरी दूसरा, और जो है तो पेरिस की संधि से तीसरा युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है। फ्रांस की सरकार ने किस साल भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था, तो 1954 में। ठीक है। जो 1954 में जो फ्रांस की सरकार ने जो है तो भारत में स्थित जो फ्रांसीसी बस्तियां थी, उन बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था 1954 में। ठीक है। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला आदमी कौन था या व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर रोक एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है, तो डुप्ले ने यह विचार किया था। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। ठीक है। जिनमें मुख्य रूप से पहला क्या था, पुर्तगाली थे, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए और फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है। बात करें यहाँ पर निम्नलिखित में से यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत तक आए, तो जो फ्रांसीस थे। फ्रांसीस जो है तो मुख्य रूप से सबसे अंत तक जो है तो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो अकबर। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब उस समय भारत का जो मुगल बादशाह था वह अकबर था। ठीक है। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, तो उसमें जो है तो दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। ठीक है। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। दक्षिण में अनेक छोटे छोटे कमजोर राज्य थे। ये जो है तो तीनों प्रमुख कारण थे। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन था, तो जो गोवा था, गोवा मुख्य रूप से 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक है। चलिए आगे देखते, फिर इसको 1961 में जो है तो भारत को सौंपा गया। पांडिचेरी जो वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्तिशाली कौन थे, फ्रांसीसी थे। ठीक है। ये मुख्य कथन। फिर लंदन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था, तो अकबर। यानी भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय कौन था, भारत का बादशाह अकबर था। बांडीवास का युद्ध 1760 में किसके बीच हुआ था, तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ब्रिटिश ने किसको हराया था, फ्रांसीसियों को हराया था बांडीवास के युद्ध में। ठीक है। जो बांडीवास का युद्ध था, और इसमें जो है तो फिर पेरिस संधि के कारण जो है तो यह युद्ध समाप्त हो गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह हमारा था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे। ठीक है। तो ये अगले टॉपिक में हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।